हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर के यूनिट 2 से हम लोग चालू करते हैं। टॉपिक हेल्थ प्रॉब्लम्स इन इंडिया। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफ़ी छोटा टॉपिक है, हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया। अगर हम लोग कुछ साल पीछे जाते हैं, 60 से 70 साल पीछे जाते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था तब भी हमारे पास हेल्थ प्रॉब्लम बहुत सारे थे और आज भी हमारे पास हेल्थ प्रॉब्लम बहुत सारे हैं। उस समय भी हम लोगों को कई प्रकार के चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे और आज के समय पे भी हम लोग बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। ठीक है, अगर बात करें तो हम लोग सून आफ्टर इंडिपेंडेंस, जैसे ही ब्रिटिश इंडिया से बाहर गए तो हम लोग देखते हैं कि हम लोगों के पास मैन पावर नहीं था। ठीक है, हम लोगों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, हॉस्पिटल्स नहीं था, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस नहीं था। तो ये सब बहुत बड़ा चैलेंज था इंडियन गवर्नमेंट के लिए, जो कि नई गवर्नमेंट बनी थी, है ना, आज़ादी के बाद, कि ये सब हम कैसे इस्टेब्लिश करें इंडिया में। ठीक है, तो अपन चालू करते हैं हमारा टॉपिक आज का, हेल्थ प्रॉब्लम्स इन इंडिया। इंट्रोडक्शन। Assessment of health status and health problem is the first requisite for any planned effort to develop healthcare services। ठीक है, हेल्थ का असेसमेंट होना बहुत ज़रूरी है और हेल्थ प्रॉब्लम्स करेंटली कंट्री में क्या ट्रेंड कर रहे हैं उसको जानना ज़रूरी है। तो इसके लिए टाइम टू टाइम गवर्नमेंट के अलग अलग कई तरीके के इंडिपेंडेंट बॉडी से, प्राइवेट बॉडी से, गवर्नमेंट बॉडी से और WHO के साइड से सर्वेस कंटिन्यू चलते रहते हैं, जिससे कि निष्कर्ष निकाला जाता है कि करेंटली हेल्थ प्रॉब्लम हम लोग में मेजर है क्या। ठीक है, देन है ताकि ये क्यों निकाला जाता है, ताकि हम एक अच्छा प्लान बना सकें कि ये सब हेल्थ प्रॉब्लम को हम कैसे हेल्थ सर्विसेज देकर डील करके इन प्रॉब्लम को क्लैरिफाई कर सकें। ठीक है, सॉर्ट आउट कर सकें। ठीक है, देन है डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। ये हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से सभी को याद है। अकॉर्डिंग टू WHO, हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट merely द एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इन्फर्मिटी। ठीक है, तो ये काफ़ी नोन डेफिनेशन है हम लोग के लिए, इसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। देन व्हाट इज़ हेल्थ प्रॉब्लम? हेल्थ प्रॉब्लम इज़ अ स्टेट इन विच वी आर अनेबल टू फंक्शन नॉर्मली। ठीक है, हम लोग कोई भी रूटीन हेल्थ फंक्शन जो है हमारा, चाहे वो हमारा बायोकेमिकल फंक्शन हो, चाहे हमारा मेंटल फंक्शन हो, चाहे हमारा फिज़िकल फंक्शन हो, चाहे हमारा स्पिरिचुअल हो, इन सभी हमारे डायमेंशंस में जितने भी हेल्थ के डायमेंशंस हैं उसमें अगर कहीं ना कहीं पर कोई बैरियर है, मतलब हम लोग हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। ठीक है, तो अपन अब देखते हैं हमारा मेन टॉपिक, मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, जैसे कि इंडिया जब आज़ाद हुआ था तब से कम्युनिकेबल डिजीज़ प्रॉब्लम था, वो आज भी बना हुआ है। कम्युनिकेबल डिजीज़ अभी भी हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग बने हुए हैं। सेकेंड है न्यूट्रिशनल रिलेटेड डिजीज़ प्रॉब्लम। ठीक है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन। आज हम लोग चांद पर अपना रॉकेट भेज रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि हम लोग माल न्यूट्रिशन को आज तक डील नहीं कर पाए हैं। ठीक है, अभी भी हर 100 में से 40% बच्चे ऐसे हैं जो कि कुछ लिमिटेड एरिया में रहते हैं, जो रिमोट एरिया में रहते हैं, जिन लोग माल नरिश्ड हैं। ठीक है, तो हम सोच सकते हैं कि हम लोग स्पेस साइंस में कहाँ तक पहुँच चुके हैं और हम लोग ज़मीनी हकीकत में किस लेवल पर हैं। देन है एनवायरमेंटल सैनिटेशन प्रॉब्लम। ये भी इंडिया में बहुत बड़ा चैलेंज है, एनवायरमेंटल सैनिटेशन, जिसके कारण से अधिकांश डिजीज़ का कॉज ये सबसे बड़ा होता है। देन है मेडिकल केयर प्रॉब्लम। ठीक है, अभी भी हमारे पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, मैन पावर कम है। देन है पॉपुलेशन प्रॉब्लम। ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन बहुत बड़ा इशू है। आज अगर बात करें इंडिया की तो हम लोग वर्ल्ड में सेकंड पोजीशन पर हैं, लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, जो कि 2030 में हम लोग चाइना को भी पीछे छोड़ के आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो इन सब हेल्थ प्रॉब्लम को, इन 5 मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स को अगर अपन देखेंगे वन बाय वन, और आज का जो नया ट्रेंड इंडिया में जो देखने को मिला है, जो छठवां हेल्थ प्रॉब्लम है जो कि इस नोट्स में नहीं है, वो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ प्रॉब्लम। ठीक है, ये हमारा एक न्यू ट्रेंड आया है मेजर हेल्थ प्रॉब्लम में। पहले ये हेल्थ प्रॉब्लम इंडिया के में नहीं था, लेकिन आजकल देखेंगे तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ प्रॉब्लम में जैसे कि हमारा स्ट्रोक आ जाता है,
डायबिटीज़ आ जाता है, रीनल डिजीज़ आ जाते हैं और कैंसर, ठीक है। ऐसे डिजीज़ भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट अपन देखते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ प्रॉब्लम, मेजर हेल्थ प्रॉब्लम में। तो जैसे ही इंडिया आज़ाद हुआ था तो सबसे बड़ा चैलेंज था कम्युनिकेबल डिजीज़ को डील करना, ठीक है। लोगों का एजुकेशन बहुत ही कम था, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बहुत कम था, हमारे पास सैनिटेशन प्रैक्टिसेस बहुत कम थे, पीने के अच्छे फ़िल्टर्ड पानी बहुत कम थे। तो उस समय सबसे बड़ा चैलेंज था कम्युनिकेबल डिजीज़ प्रॉब्लम, ठीक है। स्पेशली डायरियल डिजीज़, मलेरिया, लेप्रेसी, ट्यूबरकुलोसिस और बीच बीच में जो प्लेग्स वगैरह आते थे, ये सब बहुत बड़ा प्रॉब्लम था हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास सही मैन पावर नहीं था, अच्छा रिसोर्सेस नहीं था, अच्छा इकोनॉमी नहीं था। तो बहुत सारे कम्युनिकेबल प्रॉब्लम आए, जिसमें कि बेसिकली अपन लोग देखते हैं मलेरिया, ठीक है। आज़ादी के बाद से शुरू से हम लोग के पास मलेरिया चला आ रहा है और आज भी वो हर साल हज़ारों लोगों की जान ले लेता है। ट्यूबरकुलोसिस आज भी वैसी है, लगभग लाखों लोगों की जान इंडिया में हर साल ले रहा है ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। जो कि कितनी लड़ाई हम लोग इससे, कितने सालों से इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर भी ट्यूबरकुलोसिस आज तक कंप्लीट हम लोग ओवरकम नहीं कर पाए हैं। डायरियल डिजीज़ भी सेम वही है। सबसे बड़ा कारण ये है कि आज तक हम लोग अपने लोगों को पीने का शुद्ध पानी दे नहीं पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन काफ़ी हद तक रोटा वायरस इंजेक्शन आने के बाद से, वैक्सीन आने के बाद से काफ़ी हद तक डायरियल डिजीज़ में कंट्रोल पाया गया है, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। लेप्रेसी में अच्छा डाउनफॉल आया था लास्ट 10 ईयर्स में, लेकिन अभी फिर से देखने को ये मिल रहा है कि लेप्रेसी फिर से अपने पैर फैलाते जा रहा है। HIV एड्स, इसमें बहुत अच्छा कंट्रोल पाया गया इंडिया के साइड से। देन है एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, अगेन ये एक सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है, ये सीजनल आते ही रहता है, बच्चों में निमोनिया के केसेस आते ही रहते हैं। देन है फाइलेरिया, ठीक है। फाइलेरिया में भी काफ़ी हद तक हम लोग कंट्रोल पाए हैं, पर अभी भी चैलेंजेस काफ़ी सारे बचे हुए हैं। देन एसटीडीज़, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, ये भी हम लोगों के लिए चैलेंज बना हुआ है अभी भी। देन अदर्स में है मेनिंजाइटिस, ठीक है। कई रीज़न ऐसे हैं इंडिया में अभी भी जहाँ पर अचानक से मेनिंजाइटिस जो है वो एपिडेमिक हो जाता है, ठीक है। ख़ास तौर पर अपन देखते हैं बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ एरिया और उड़ीसा के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स, जिसमें कि मलकानगिरी अपने जगदलपुर से बहुत ही लगा हुआ डिस्ट्रिक्ट्स आता है। यहाँ पर कभी कभी हर साल में कुछ खास सीज़न में मेनिंजाइटिस के केसेस अचानक से इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है। देन वायरल हेपेटाइटिस, ठीक है। वायरल हेपेटाइटिस सबसे बड़ा कारण है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। अभी भी हमारे यहाँ पर फूड सेफ्टी रेगुलेशन तो बहुत अच्छे बनाए गए हैं, पर उसका मॉनिटरिंग, उसका इम्प्लीमेंटेशन रूल रेगुलेशन का, ये बहुत ही लूज़ तरीके से, जिसके कारण से हर साल बहुत सारे लोग वायरल हेपेटाइटिस से ग्रसित हो जाते हैं। देन जैपनीज़ एंसेफेलाइटिस भी मलकानगिरी में लास्ट 3 ईयर से आउटब्रेक हो रहा है बार बार। बिहार में आउटब्रेक हो रहा है, उत्तर प्रदेश के कुछ रीजन्स में आउटब्रेक हो रहा है। तो ये मेजर कम्युनिकेबल डिजीज़ प्रॉब्लम बने हुए हैं। करेंटली बात करें तो कोविड सिचुएशन बना हुआ है, ये रूटीन नहीं है, एक वायरल आउटब्रेक के कारण से पेंडेमिक कंडीशन बना है, तो वो रूटीन में तो नहीं बोल सकते उसको अपन कम्युनिकेबल डिजीज़ में। तो इतने सारे कम्युनिकेबल डिजीज़ के मेजर प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास। सेकेंड मेजर प्रॉब्लम आता है हमारा न्यूट्रिशनल रिलेटेड डिजीज़ प्रॉब्लम, ठीक है। तो मैं जैसे कि बात कर रहा था आप लोग से कि हम लोग चाँद पे भी उतरने का बात करते हैं, चाँद पे भी हम लोग उतर चुके हैं, ठीक है। हमारा रोवर जा चुका है, भले वो सक्सेसफुल लैंड नहीं किया, लेकिन अगर हम लोग सोचें कि सेकेंड टाइम पे अगर अपन देखते हैं कि प्रैक्टिकली पर हमारे यहाँ पर जो पॉपुलेशन है, हमारे बच्चे जो हैं, जो एक अच्छा कंट्री का निर्माण करने के लिए एक बच्चे का हेल्थ को अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा शुरू से ही माल नरिश रहेगा, बॉडी बिल्ड उसका उतना अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है, मेंटल कैपेसिटी उतनी अच्छी नहीं रहेगी, तो आगे चल के वो बहुत अच्छा प्रोडक्टिव असेट्स एक कंट्री के लिए नहीं बनता है। तो अभी भी माल न्यूट्रिशन के बहुत बड़े प्रॉब्लम है हमारे पास, खास तौर पर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशनल, ठीक है। ख़ास तौर पर हमारा बस्तर रीजन भी जो है, यहाँ पर भी माल न्यूट्रिशन के बहुत ज़्यादा केसेस हैं, ठीक है। बोला जाता है कि लगभग 60% बच्चे और वुमेन और प्रेग्नेंट लेडीज़ माल न्यूट्रिशन से ग्रसित हैं, ठीक है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। देन सेकेंड न्यूट्रिशनल अनीमिया, ठीक है, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे एरिया में, छत्तीसगढ़ में भी और इंडिया में भी।
न्यूट्रिशनल अनीमिया, अच्छा क्वालिटी का फूड उनको नहीं मिल पाता है, ठीक है। गवर्नमेंट राशन में केवल उनको राइस दे रही है बहुत अच्छे अमाउंट पे, लेकिन बाकी न्यूट्रिएंट्स उनके प्लेट से गायब हैं। देन है लो बर्थ वेट बेबी, ठीक है। ये लो बर्थ वेट भी जो है ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है, जो कि सबसे बड़ा इन्फेंट मोर्टेलिटी का कारण बनता है आगे चल के, ठीक है। देन है वाइटल ए डेफिशिएंसी, विटामिन ए डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स, ठीक है। विटामिन ए डेफिशिएंसी डिसऑर्डर के कारण से बच्चों को बहुत सारे आई डिजीज़ेस होते हैं, जो कि आगे चल के उनके फिज़िकल और मेंटल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में एक बैरियर का काम करते हैं। देन आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, ठीक है। आयोडीन डेफिशिएंसी भी काफ़ी हद तक इंडिया में अगर आज़ादी के बाद से देखा जाए तो गोइटर लगभग ख़त्म होने के कगार पर है, लेकिन अभी भी कुछ रीज़न ऐसे बचे हैं, ख़ास तौर पर जो हमारा ऊपर का हिली हिमालयन रीजन है, ठीक है। वहाँ पर अभी भी गोइटर के केसेस बार बार देखने को मिलते रहते हैं। गवर्नमेंट इसके लिए बहुत सारा प्लान चलाया है। एक तो सबसे अच्छा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव ये था कि आयोडाइज सॉल्ट वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट, जिसके कारण से लोग, नमक ऐसी चीज़ है जो कि हर कोई खाता ही है, तो उसमें अगर आयोडीन डला होगा तो गोइटर के चांसेस ऐसे ही रिड्यूस हो जाते हैं। देन है फ्लोरोसिस, ठीक है। फ्लोरोसिस मतलब पानी में जो आयरन कंटेंट है या मेटल कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। इसका सबसे बड़ा जो इफ़ेक्ट आता है वो बच्चों में नहीं, एडल्ट में भी देखने को मिलता है। क्या होता है, बोन डिफॉर्मिटीज़ चालू हो जाती हैं, ठीक है। उनके एक्सट्रीमिटीज़ जो हैं वो टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं, उनके लेग्स, हैंड्स, ये सब टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं, ठीक है। उनका स्पाइन का जो प्रॉपर पोजीशन है वो पूरी तरीके से बैंड होने लगता है, ठीक है, नीचे डिग्री में झुकने लगता है। मतलब ये मान के चलिए कि अगर आप 20 साल के जवान को देखोगे तो उसको आपको देख के लगेगा कि ये 50 से 60 साल का इंसान है, वैसा वो हो जाते हैं, ठीक है। पूरे उनके टीथ जो है वो पूरे झड़ जाते हैं। तो फ्लोरोसिस बहुत ही मैं सोचता हूँ कि बहुत ही अभिशाप है आज के समय पे, आज के इस मॉडर्न युग में। और सबसे दुखद बात यह है कि हमारे बस्तर में फ्लोरोसिस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसको कि आसानी से पानी को फ़िल्टर प्लांट लगा के इसको आसानी से रिमूव किया जा सकता है। फ्लोरोसिस के केसेस को तुरंत डाउन किया जा सकता है। बहुत दूर देखने की ज़रूरत नहीं है, हमारा तोकापाल जो ब्लॉक है वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है इससे। देन है थर्ड हमारा हेल्थ प्रॉब्लम है एनवायरमेंटल सैनिटेशन प्रॉब्लम, ठीक है। एनवायरमेंटल सैनिटेशन जो है ये इंडियंस ने इसको बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दिया है, ठीक है। वो लोग अपने एनवायरनमेंट को ज़रूरत से ज़्यादा गंदा करते हैं, ठीक है। अपने घर को लोग साफ़ रखते हैं लेकिन अपने घर के बाहर हर कोई गंदगी फैलाता है, ठीक है, जिसके कारण से हमारा पूरा एनवायरनमेंट भी पोल्यूट हो रहा है और उसका रिफ्लेक्शन सीधा हमारे हेल्थ पर आता है, ठीक है। जैसे कि लैक ऑफ सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। हम लोग आज़ादी के इतने सालों बाद भी अभी भी सभी तक सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर जो है, पीने का पानी पहुंच पाना मुश्किल है, ठीक है। तो सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर कैसा होना चाहिए, उसमें कंटामिनेशन भी नहीं होनी चाहिए, उसमें फ्लोरोसिस जैसे कोई कंडीशन भी नहीं होनी चाहिए, उसको अपन सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर बोलेंगे, ठीक है। लेकिन काफ़ी इसमें काम गवर्नमेंट के साइड से चलाया जा रहा है, जैसे कि नल जल योजना है और फिर राजीव गांधी जो जीवन जल मिशन है, ठीक है, ये सब चलाया जा रहा है। देन है सेकंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड डेड बॉडीज़, ठीक है। वेस्ट डिस्पोजल इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हम लोग अपने काम की चीज़ अपने घर तक रखते हैं, बाकी वेस्ट हम कहीं भी फेंकते हैं, ठीक है। लेकिन पिछले कुछ साल में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो काफ़ी अच्छा पॉलिटिकल विल था कि जो स्वच्छ भारत मिशन है वो इंडिया में लॉन्च किया गया और स्वच्छ भारत मिशन का काफ़ी ज़्यादा सोशल मोबिलाइजेशन किया गया, ठीक है, लोगों को ज़्यादा अवेयर किया गया और उसके रिजल्ट्स काफ़ी हद तक हमको देखने को मिल रहे हैं कि हमारा इंडिया जो है पहले से काफ़ी हद तक ज़्यादा साफ दिख रहा है। लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारा लोगों के साइड से काम किया जाना बहुत बचा हुआ है। और डेड बॉडीज़ का डिस्पोज़ल भी जो है, हम लोग तो इस एरिया में हैं तो यहाँ पर हमको उतना ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कई एक ऐसे रीजन हैं जहाँ पर लैंड का बहुत शॉर्टेज है, ठीक है। लोग रिवर के किनारे जाके डेड बॉडीज़ का बरियल करेंगे, उनको जलाएंगे और उसके बाद वहाँ पे बाद में क्या होता है कि उसका जले लाश को लोग नदी में फेंक देते हैं। ख़ासतौर पर अपन देखेंगे तो गंगा नदी में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन का कारण यही है, डेड बॉडीज़, ठीक है। हरिद्वार में भी ये प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद है
थर्ड, लो वाटर क्वालिटी ऑफ रिवर, ठीक है। जितने भी शहरों का गंदा पानी है वो कहाँ जाता है, नदियों में चला जाता है, ठीक है। और नदियों के ज़रिए वो पानी समुद्र में चला जाता है। अगर आप जगदलपुर शहर का देखेंगे तो जगदलपुर शहर में जितना भी पानी है वो छोटे छोटे नाली के ज़रिए, जो घर के पास बाजू में नाली होती है वहाँ से निकल के वो छोटे नालों में चला जाता है। छोटे नालों से वो बड़े नालों में चला जाता है, बड़े नालों से वो नदियों में चला जाता है। तो इससे क्या है, हमारा शहर का, हमारा किचन का वेस्ट पानी, हमारा टॉयलेट का वेस्ट पानी, हमारे सेप्टिक का वेस्ट पानी, दूसरे इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट पानी, मार्केट का वेस्ट पानी, सब कहाँ जा रहा है, रिवर्स में जा रहा है। और रिवर्स का जो इकोसिस्टम है उसको बुरी तरीके से डैमेज करता है। और रिवर जो है ये किसी भी सिटी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही हमारे ग्राउंड वाटर को चार्ज करता है, ठीक है। तो अगर हम उस रिवर को ही कंटामिनेट कर देंगे तो उसका इकोसिस्टम ख़त्म हो जाएगा, उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो वहाँ पे जितने भी स्पीसीज़ पाए जाते हैं वो कम होने लग जाएंगे, और उसके कारण से वहाँ पर रिवर का इकोसिस्टम ख़त्म होगा तो रिवर भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा, ठीक है। और हम लोग को जो पानी मिल रहा है पीने के लिए वो काफ़ी गंदा हो जाएगा, ठीक है। देन इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। जहाँ पर भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा वहाँ पर बहुत बड़े तरीके से एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स चालू होंगे, ठीक है। जैसे कि ट्रांसपोर्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा गैसेस निकलेंगी, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा डस्ट निकलेगा, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा कार्बन निकलेगा, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा और अल्टीमेटली हमारे एनवायरनमेंट को हार्म करेगा, ठीक है। तो ये था एनवायरमेंटल सैनिटेशन प्रॉब्लम है। देन थर्ड है मेडिकल केयर प्रॉब्लम, ठीक है। अभी कोविड टाइम है, हम लोग हर तरफ हाहाकार हैं, लोगों के पास बहुत पैसा है लेकिन उनको एडमिट कराना है तो उनको बेड नहीं मिल रहा है लोगों को, ठीक है। क्यों ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है? क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और उसके कैपेसिटी में हमारे पास जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत लिमिटेड है। कई लाखों लोगों के ऊपर छोटे छोटे हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है। तो डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है हॉस्पिटल्स के ऊपर, जिसके कारण से लोगों को सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, सही हॉस्पिटल इन पेशेंट सर्विस नहीं मिल पाती हैं और दूसरी सर्विसेज नहीं मिल पाती। इसमें सबसे मेन है पहला, फर्स्ट, ओवर क्राउडेड हॉस्पिटल्स। जितने भी हॉस्पिटल्स आप देखेंगे खचाखच भरे रहते हैं। अभी कोविड टाइम को अगर आप छोड़ दें, एक्सेप्शन मान के चलें, बाकी सब में भी आप देखोगे तो हॉस्पिटल्स में लंबा वेटिंग्स होता है, ठीक है। ऑपरेशन आपको आज कराना है, वो आज का ऑपरेशन आपको 4 दिन बाद होगा, ठीक है। कोई भी स्कैन करवाना है, कोई भी लैब टेस्ट करवाना है, कोई भी वैक्सीन करवाना है तो आपको बहुत समय वेट करना पड़ता है, ठीक है। देन है सेकेंड, खास तौर पर हम लोग इस छोटे शहर में रहते हैं, हमको उतना नहीं पता चलेगा इस चीज़ का, लेकिन आप बड़े शहर जाएंगे तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है इस सब चीज़ों के लिए। देन है सेकेंड, लेस स्किल्ड मैन पावर, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि अभी भी हम लोगों के पास लगभग 30 से 32 लाख नर्सेस की कमी है इंडिया में, ठीक है। और 12 लाख से ज़्यादा डॉक्टर्स की कमी है इंडिया में। तो अभी भी हमारे पास स्किल्ड मैन पावर नहीं है, ठीक है। डॉक्टर और नर्सेस ही क्या हैं, अपने मेडिकल सिस्टम का बैकबोन का काम करते हैं, ठीक है। अगर इन्हीं की कमी हो जाएगी तो हेल्थ सर्विसेज डिलीवर हो पाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। देन थर्ड है लैक ऑफ अवेलेबिलिटी एंड असेसिबिलिटी, ठीक है। आसानी से हेल्थ केयर सर्विसेज लोगों को अवेलेबल नहीं हो पा रहा है और बहुत ही आसानी से असेसेबल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। लेकिन मेरा विश्वास है, अवेलेबिलिटी और असेसिबिलिटी का मतलब ये है कि हॉस्पिटल्स तो हैं लेकिन हमारे घर से बहुत दूर हैं, ठीक है। आसानी से पहुंच नहीं हो पा रहा है, असेसिबिलिटी नहीं है। हम जा भी रहे हैं तो हो सकता है डॉक्टर वहाँ पर किसी और जगह पे विज़िट पे गया हुआ है, तो अवेलेबिलिटी भी नहीं हो पाती है। तो मैं ये बात कर रहा था कि मेरा विश्वास है कि आने वाले समय पे जो हेल्थ एंड वेलनेस का कॉन्सेप्ट इंडिया में आया है, अगर इसको बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट फ़ंड प्रोवाइड करती है, मैन पावर देती है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, तो इसमें काफ़ी बदलाव फ्यूचर में हमको देखने को मिल सकते हैं आने वाले 5 से 10 सालों में, ठीक है। क्योंकि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में जो बीएससी नर्सेस को प्लेस किया जा रहा है तो उनके ज़रिए सर्विसेज बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट की जा रही है और लोग उसको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करके भी चल रहे हैं। तो मेडिकल केयर प्रॉब्लम था। देन फिफ्थ मेन प्रॉब्लम आता है अपना पॉपुलेशन प्रॉब्लम, जो कि सारे प्रॉब्लम का सबसे बड़ा जड़ है, पॉपुलेशन प्रॉब्लम, ठीक है। अगर हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं अपने फैमिली का, अगर हमारे फैमिली में 2 रूम हैं और हम लोग रहने वाले वहाँ पर 10 लोग हैं, तो डेफिनेटली है कि सभी को
वो सफिशेंट नहीं रहेगा और इसके कारण से सभी की लाइफ क्वालिटी भी वहाँ पर ख़राब होगी। किसी को प्रॉपर प्राइवेसी नहीं मिल पाएगा, किसी को प्रॉपर अच्छे तरीके से सोने का टाइम नहीं मिल पाएगा, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं ओवरक्राउडेड के कारण से। तो सेम यही प्रॉब्लम आज हमारा कंट्री फेस कर रहा है कि हमारे पास रिसोर्सेस लिमिटेड हैं, हमारी ज़मीन उतनी बड़ी ही है, हमारे पास उतने ही नदियाँ हैं, हम और नदी नहीं बना सकते हैं, है ना। लेकिन हमारा पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है और क्या हो रहा है, हमारे खेत जो हैं वो घट घट के शहरों में आते जा रहे हैं। जो पहले जो हमारे पास 72% 73% एग्रीकल्चर लैंड हुआ करते थे, आज वो हमारे पास 65% लैंड है और हमारा पॉपुलेशन 3 गुना बढ़ चुका है। ठीक है, तो आज समझ सकते हैं कि हम लोग किस कंडीशन से गुज़र रहे हैं। पॉपुलेशन अगर बढ़ते जाएगा तो सभी को एम्प्लॉयमेंट देना गवर्नमेंट के लिए चैलेंज हो जाएगा, सभी को एजुकेशन देना चैलेंज हो जाएगा, सभी के लिए अच्छे शहर बनाना, अच्छे गांव बनाना, सारी सर्विसेज देना गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा और उसका सीधा रिफ्लेक्शन कहाँ पर आएगा, हमारे हेल्थ पर। ठीक है, आज भी अपन अब देखते हैं कि जहाँ जहाँ सिटी ओवर क्राउडेड है वहाँ पर कैसे कम्युनिकेबल डिजीज़ इतना बुरी तरीके से मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो बहुत अच्छा एग्जांपल है। और 6 चीज़ आप लोग को मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ जो मेजर हेल्थ प्रॉब्लम में न्यू ट्रेंड आया है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ प्रॉब्लम। ठीक है, आज के समय पे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ प्रॉब्लम हमारे लिए, इंडिया के लिए एक नया चैलेंज आ गया है। ठीक है, पहले हम लोग बहुत मेहनत कश हुआ करते थे, हमारे पास ज़्यादा मशीनरी नहीं थी, हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग थी, बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी होती थी, जिसके कारण से हम लोगों के पास जो स्ट्रोक जैसे कंडीशन है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जैसे कारण है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, रीनल डिजीज़, ये सब काफ़ी कम हुआ करते थे। पॉपुलेशन वाइज अगर देखा जाए तो काफ़ी कम होते थे। ठीक है, लेकिन आज मॉडर्नाइजेशन है, हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा लग्जरी हो गई है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा हम लोग केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेडेंटरी लाइफ यूज़ कर रहे हैं, जिसके कारण से ऐसी सारी डिजीज़ हमको होते जा रही है। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ प्रॉब्लम में भी बहुत सारे इश्यूज़ इंडिया में आ गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा अगर मैं बात करूं तो कैंसर, स्ट्रोक और डायबिटीज़। ठीक है, ये 3 चीज़ जो है जो इंडिया के लिए सबसे बड़े आने वाले 10 साल में सबसे बड़ा चैलेंज क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम्स इन इंडिया। मैं सोचता हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।